नमस्कार, मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। किस्सा गोई के इस अंक में हम जानेंगे एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक के बारे में जिन्हें पूरी दुनिया जादुई दवाओं के जादूगर के नाम से जानती है, लेकिन जिनके बारे में भारत में लोगों को बहुत कम जानकारी है। हम आज बात करेंगे डॉक्टर येल्लाप्रगडा सुब्बा राव के बारे में, डॉक्टर वाई सुब्बा राव के बारे में। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के भीमावरम कस्बे में हुआ। उनका जन्म 12 जनवरी 1895 को हुआ। वो एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे। उन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण बचपन जिया। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया और 8 दिन के अंतराल में उनके बड़े भाई और उनके छोटे भाई का देहांत हो गया। 3 लोगों की बचपन में मृत्यु को इतने करीब से देखकर डॉक्टर वाई सुब्बा राव का मन जीवन से उचाट हो गया और वो अपने बचपन में भागकर काशी चले गए। वो चाहते थे कि वो संत बने, किंतु उनकी माता ने बड़े जत्न करके, बड़े प्रयत्न करके उनको वापस लेके आई और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन बालक सुब्बा राव का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इसी का परिणाम ये रहा कि उन्हें 10वीं परीक्षा के पास करने के लिए भी 3 साल लग गए। लेकिन माता की प्रेरणा से उन्होंने इंटरमीडिएट पास की और इसके बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। जब वो मद्रास मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एक रोचक घटना हुई। महात्मा गांधी ने उस समय सभी भारतीयों से आह्वान किया कि वो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को अपनाएं, विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल बंद कर दें। उनकी इस अपील का सुब्बा राव पर भी बहुत असर हुआ। उन्होंने सर्जरी की क्लासेस में सर्जरी की विशेष ड्रेस पहनने की बजाय खादी की ड्रेस पहनना प्रारंभ कर दिया। उस समय के उनके सर्जरी के प्रोफेसर ने इसे अपनी अवमानना कहा और इससे बहुत क्रोधित हुए और अंत में जब मेडिकल की पढ़ाई सुब्बा राव ने पूर्ण कर ली, उसके उपरांत भी उन्हें MBBS डिग्री नहीं दी गई, बल्कि उन्हें LMS लाइसेंसिएट इन मेडिसिन एंड सर्जरी नामक एक कमतर डिग्री दी गई, एक कम मान्यता वाली डिग्री दी गई। अब वो चाहते थे कि मेडिकल सर्विसेज में ही अपना कैरियर बनाए। उन्होंने मद्रास मेडिकल सर्विसेज के लिए आवेदन किया, किंतु LMS की डिग्री के कारण उन्हें कहीं भी नौकरी करने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि घर बैठने से बेहतर है कि एक आयुर्वेद कॉलेज में एनाटॉमी का लेक्चरर बना जाए और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक आयुर्वेद कॉलेज में एनाटॉमी के लेक्चरर के रूप में की। वहाँ अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत के बलबूते वो जल्दी ही उसी आयुर्वेद कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पद तक पहुँच गए। किंतु सुब्बा राव का मन वहाँ नहीं लग रहा था। इसी बीच उनकी मुलाकात अमेरिका के एक विजिटिंग डॉक्टर से हुई। उन्हीं की प्रेरणा से सुब्बा राव ने अमेरिका जाकर पढ़ने का निश्चय किया। अब समस्या आई कि उनके पास पैसे नहीं थे। उनके लिए इस समय काकीनाडा की एक संस्था और एक व्यक्ति ने उनके जाने के खर्च का प्रबंध किया। लेकिन जिस व्यक्ति को भारत में किसी भी मेडिकल सर्विसेज में नौकरी नहीं मिल रही थी, उसके लिए अमेरिका में अपनी पहचान बनाना और अपने आप को स्थापित करना इतना आसान नहीं था। शुरुआती दौर में सुब्बा राव को बड़े कष्ट झेलने पड़े। दिन में वो नौकरी की तलाश करते
वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रवेश का प्रयास करते और रात को, शाम को खाली समय में वो पार्ट टाइम जॉब करते। और वो जॉब था अस्पताल के टॉयलेट साफ करना, अस्पतालों में मरीजों की गंदी चादरें साफ करना। लेकिन उनके ये सारे प्रयास अंत में रंग लाए और उन्हें किसी तरह से लेडरले लेबोरेटरी में काम करने का अवसर मिला। खैर, ये थी उनकी व्यक्तिगत जिंदगी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी खोजें की। आइए उन खोजों के बारे में, उन आविष्कारों के बारे में, उनकी रिसर्च के बारे में थोड़ी सी बात करें। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर साइरस फ्रिस्के के साथ मिलकर बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज में फास्फोरस के आकलन का तरीका विकसित किया, जिसे बाद में फ्रिस्के-सुब्बाराव मेथड भी कहा गया। और यह इतना सटीक था कि आज भी पूरे विश्व में बायोकेमिस्ट्री के विद्यार्थियों को यह तरीका, यह विधि पढ़ाई जाती है। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण खोज थी एटीपी के रोल को मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में समझाना। दरअसल हिल और मेयरहोफ दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक वैज्ञानिक सिद्धांत दिया कि मनुष्य में जो पेशीय संकुचन होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए ऊर्जा की आपूर्ति ग्लाइकोजन नामक केमिकल से की जाती है। और 1922 में हिल और मेयरहोफ दोनों को इस खोज के लिए, इस रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन डॉक्टर वाई सुब्बाराव ने इस रिसर्च को गलत साबित कर दिया। उन्होंने बताया कि शरीर में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी नामक एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, उसी से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में यानी मांसपेशियों के संकुचन में ऊर्जा मिलती है। और यहाँ तक कि बॉडी के अंदर होने वाली सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस में उसी से ऊर्जा मिलती है। और यह तथ्य, यह मैकेनिज्म आज भी विश्व भर में पढ़ाई जाती है। इसी में एनसीईआरटी की बायोलॉजी की किताबें भी शामिल है, जिसमें हम अच्छे से बच्चों को समझाते हैं कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी का कितना बड़ा रोल है। तीसरी उनकी महत्वपूर्ण खोज थी एनीमिया से संबंधित। एनीमिया खून की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं। उन्होंने विटामिन B12 को पिग के लीवर से प्राप्त किया और एनीमिया के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह जब वो लेडरले लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, तब उनके मार्गदर्शन में बॉब स्टोकस्टेड नामक व्यक्ति ने विटामिन B9, जिसे फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। लेकिन यह वाई सुब्बाराव ही थे जिन्होंने इस खोज का पूरा श्रेय बॉब स्टोकस्टेड को दिया और खुद बैक सीट ले ली। इसी तरह सिडनी फार्बर नामक एक महिला कैंसर से संबंधित एक रिसर्च कर रही थी। उन्होंने कैंसर की रिसर्च के दौरान पाया कि फोलिएट नामक रसायन देने से ब्लड कैंसर बढ़ जाता है, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। सिडनी फार्बर इस समस्या का निदान ढूंढ रही थी, तो डॉक्टर वाई सुब्बाराव ने एंटीफोलिएट्स विकसित किए, जिसकी वजह से कैंसर पेशेंट्स का कीमोथेरेपी संभव हो पाया। उस एंटीफोलिएट का नाम था एमिनोप्टेरिन। इसी के साथ कीमोथेरेपी एजेंट के रूप में पूरे विश्व में एमिनोप्टेरिन
इस्तेमाल होने लगा। इसी के बाद ऐसा ही एक कीमोथेरेपी एजेंट मेथोट्रेक्सेट के नाम से वाई सुब्बाराव ने ही और विकसित किया, जिसे WHO ने भी मान्यता दी। इसी प्रकार मनुष्यों में, बिल्लियों में, डॉग्स में एक रोग होता है जिसे हम फाइलेरियोसिस कहते हैं, जिसे एलिफेंटियोसिस भी कहते हैं, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं। इस रोग के इलाज के लिए भी डॉक्टर वाई सुब्बाराव ने हेट्राजेन नामक एक दवा की खोज की और लाखों मनुष्यों को, लाखों एनिमल्स को इस समस्या से निजात दिलाया। और अंत में हम बात करेंगे सबसे बड़ी खोज की, जिसने वाई सुब्बाराव को बहुत प्रसिद्धि दिलाई। दरअसल 1928 में पेनिसिलिन की खोज हो चुकी थी। एक एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन का व्यावसायिक उत्पादन भी प्रारंभ हो गया था। वाई सुब्बाराव भी चाहते थे कि वो अपनी रिसर्च का रुख एंटीबायोटिक्स की खोज की तरफ मोड़ दे, और इसी क्रम में उन्होंने अपनी लेडरले लेबोरेटरी की टीम में एक माइकोलॉजिस्ट, एक कवक विज्ञानी बेंजामिन डगर को भी शामिल किया। वो माइकोलॉजी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे और उन्होंने वाई सुब्बाराव के निर्देशन में क्लोरोटेट्रासाइक्लिन नामक दवा की खोज की, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अर्थात वो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के मोल्ड्स, विभिन्न प्रकार के फंजाई से संबंधित बीमारियों में काम में आता है। लेकिन एक बार फिर अपनी चिरपरिचित शैली में वाई सुब्बाराव फिर बैकफुट पे चले गए और सामने किया अपनी टीम के एक सदस्य बेंजामिन डगर को, और इस दवा की, इस एंटीबायोटिक की घोषणा हुई 21 जुलाई 1948 को। और इसी दिन के 14 दिन बाद डॉक्टर वाई सुब्बाराव का हार्ट अटैक से निधन हो गया। डॉक्टर वाई सुब्बाराव को कभी भी किसी बड़े पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया गया। वो दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लस अन्य ऐसे प्रयासों से, मीडिया में अटेंशन से, इन सब से दूर भागते रहे और उन्होंने अपना पूरा समय रिसर्च को दिया। उन्हीं के जानने वाले लोग कहते हैं कि यदि वाई सुब्बाराव की जीवनी का सही मायने में अध्ययन किया जाए, उनकी खोजों की यदि महत्व पर यदि प्रकाश डाला जाए, तो वाई सुब्बाराव को एक नहीं, कम से कम 5 नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए थे। स्टॉकहोम में एक इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल का नोबेल पुरस्कार देता है, उसका नाम है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में यद्यपि डॉक्टर वाई सुब्बाराव को नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन 1950 से ही उनका पोर्ट्रेट उसी हॉल में लगा हुआ है जहां पर चिकित्सा विज्ञान के नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। भारत के अंदर भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में उनकी आवक्ष मूर्ति लगी हुई है। 1995 में भारत सरकार ने भी उनके योगदान को स्वीकार किया और उनकी जन्मशती के अवसर पे एक डाक टिकट उनके सम्मान में जारी किया। और अंत में मैं एक पत्रकार दोरोन एंथरिंग के शब्दों में कहूं तो शायद यह सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन्हें। उन्होंने कहा कि आप और हम लोग डॉक्टर वाई सुब्बाराव को नहीं जानते, किंतु आज हम जिंदा हैं
क्योंकि वाई सुब्बाराव जी ने जन्म लिया और आज हम लोग लंबे जीवन की उम्मीद करते हैं क्योंकि वाई सुब्बाराव जी ने जन्म लिया। मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई के सभी दर्शकों की तरफ से वाई सुब्बाराव के इस संघर्षमयी इस शानदार सफ़र को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि किस्सा गोई के दर्शकों के लिए वाई सुब्बाराव अब एक अनजाना नाम नहीं है। जय हिंद, जय भारत।